तो चलिए आज भारत के पहले विशाल साम्राज्य की कहानी में उतरते हैं, मौर्य साम्राज्य। 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक के ये समझना है कि ये साम्राज्य बना कैसे, चला कैसे और आखिर में बिखर क्यों गया। हम नंद वंश के खात्मे से शुरू करके मौर्यों के शिखर और फिर उनके पतन तक का पूरा सफर तय करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है, 2500 साल पहले की ये सारी बातें हमें पता कहाँ से चलती हैं? क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या हमारे पास कोई ठोस सबूत भी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबूतों को हम दो बड़ी श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली है साहित्यिक स्रोत, यानी उस जमाने की किताबें। इसमें सबसे बड़ा नाम है चाणक्य का अर्थशास्त्र। जो सीधे सीधे राज चलाने का एक मैनुअल जैसा है। हाँ बिल्कुल। फिर आती है मेगस्थनीज की इंडिका, जिसे एक यूनानी राजदूत ने लिखा था। तो हमें एक बाहरी नजर से उस समय का समाज देखने को मिलता है। और एक नाटक का भी जिक्र आता है, मुद्रा राक्षस। एक नाटक से हमें इतिहास कैसे पता चल सकता है? क्योंकि विशाखदत्त का यह नाटक चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा नंद वंश को उखाड़ फेंकने की घटना पर ही आधारित है। अच्छा। भले ही ये एक नाटक हो, पर यह हमें उस दौर की राजनीतिक साजिशों और माहौल की एक झलक देता है। इनके अलावा जैन और बौद्ध ग्रंथ भी हैं। और दूसरी श्रेणी, जो शायद इन किताबों से ज्यादा भरोसेमंद हो? बिल्कुल, वो है पुरातात्विक स्रोत, यानी पत्थर पर लिखे सबूत जो आज भी मौजूद है। इसमें अशोक के शिलालेख सबसे अहम है, मानो सम्राट अशोक सीधे हमसे बात कर रहे हों। सही। साथ ही जूनागढ़ जैसे अभिलेख भी हैं। तो ये पत्थर झूठ नहीं बोलते। तो इन्हीं सबूतों के आधार पर हमें पता चलता है कि ये भारत का पहला विशाल साम्राज्य था। ये सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, पर असल में कितना बड़ा? इसे ऐसे समझिए, आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सब एक ही झंडे के नीचे था। ओह वाह। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, और पूर्व पश्चिम? और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की पहाड़ियों, हिंदू कुश तक। ये सोचना भी कमाल है कि वे इसे संभालते कैसे थे। तो फिर बात करते हैं उस शख्स की जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया, चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही घमंडी राजा नंद वंश के धनानंद से। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपने गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से धनानंद को हराया। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। जी, वो उस दौर के सबसे बड़े रणनीतिकार थे। चंद्रगुप्त ने सिर्फ राज ही नहीं जीता, बल्कि धनानंद की बेटी दुर्धरा से शादी भी की, जो शायद एक राजनीतिक कदम था। अच्छा, एक बात मुझे हमेशा हैरान करती है। हम सुनते हैं कि यूनानियों ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जैसे नाम दिए थे। हाँ, ये पता कैसे चला कि ये अजीब से लगने वाले नाम हमारे चंद्रगुप्त मौर्य के ही हैं? सदियों तक ये नाम यूनानी किताबों में थे और किसी को नहीं पता था कि ये कौन है। अच्छा। फिर 1793 में सर विलियम जोन्स नाम के एक विद्वान ने अलग अलग स्रोतों को जोड़ा और पहली बार यह साबित किया कि सैंड्रोकोटस कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ही हैं। कमाल है। इस एक खोज ने तो पूरा इतिहास ही जोड़ दिया होगा। बिल्कुल, भारत के इतिहास को दुनिया के इतिहास से जोड़ दिया। मतलब चंद्रगुप्त को सिर्फ देश के अंदर ही नहीं, बाहर की ताकतों से भी लोहा लेना पड़ा। हाँ, और वो भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं। सिकंदर की मौत के बाद उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों में बढ़ गया था। पूर्वी हिस्से पर सेल्यूकस निकेटर का राज था। 305 ईसा पूर्व में उसने भारत जीतने का सपना देखा और हमला कर दिया। लेकिन यहाँ उसका सामना चंद्रगुप्त से हुआ। जी, और उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। और इस हार के बाद जो संधि हुई वो तो और भी दिलचस्प लगती है। एक हारा हुआ राजा अपनी बेटी और 4 प्रांत दे रहा है। आपका सवाल ही जवाब है। चंद्रगुप्त की सेना उस समय अजेय मानी जाती थी। सेल्यूकस समझ गया था कि लड़ने में कोई भलाई नहीं है, तो उसने एक तरह से समझौता कर लिया। हाँ, एक बहुत ही समझदारी वाली संधि की। उसने अपनी बेटी कॉर्नेलिया या हेलेना की शादी चंद्रगुप्त से कर दी और उसने आज के अफगानिस्तान का एक बड़ा हिस्सा, काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, मौर्य साम्राज्य को सौंप दिया। इसका सीधा फायदा यह हुआ कि पश्चिमी सीमा पूरी तरह सुरक्षित हो गई। बिल्कुल, और मध्य एशिया से व्यापार के रास्तों पर उनका नियंत्रण हो गया। बदले में चंद्रगुप्त ने भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। 500 हाथी? उस जमाने में ये तो टैंक की तरह होते थे। सही कहा। और इसी संधि के बाद सेल्यूकस ने मेगस्थनीज को अपने राजदूत के तौर पर पाटलिपुत्र भेजा था। इतना बड़ा साम्राज्य बनाने के बाद चंद्रगुप्त का अंत कैसे हुआ, ये भी काफी नाटकीय लगता है। बिल्कुल,
जीवन के आखिरी सालों में उनका झुकाव जैन धर्म की ओर हो गया। वे जैन गुरु भद्रबाहु से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने राजपाट अपने बेटे को सौंप दिया और एक साधु बन गए। एक सम्राट का साधु बन जाना। हाँ, 298 ईसा पूर्व में वे कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए और वहां जैन परंपरा के अनुसार सल्लेखना विधि से यानी उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर बैठे। उनके बारे में ज्यादा बातें नहीं होती। क्या उनका दौर इतना महत्वपूर्ण नहीं था? ऐसा नहीं है। बिंदुसार का सबसे बड़ा काम था अपने पिता से मिली विशाल विरासत को संभाल कर रखना, और ये उन्होंने बखूबी किया। यूनानी स्रोतों में उन्हें अमितघात कहा गया है, जिसका मतलब है दुश्मनों का नाश करने वाला। जी, यह दिखाता है कि वे एक शक्तिशाली शासक थे। हाँ, उनकी व्यक्तिगत आस्था अलग थी। वे आजीवक संप्रदाय को मानते थे। उनके विदेशी संबंधों का एक किस्सा भी बहुत मशहूर है, जिसमें उन्होंने सीरिया के राजा से कुछ अजीब चीजें मांगी थीं। वो वाकया उस दौर की सोच को दिखाता है। सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमेकस नाम का राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। बिंदुसार ने राजा को एक पत्र में 3 चीजें भेजने को कहा: मीठी शराब, सूखे अंजीर और एक यूनानी दार्शनिक। और क्या उन्हें वो सब मिला? शराब और अंजीर तो भेज दिए गए, लेकिन दार्शनिक के लिए मना कर दिया गया। क्यों? एंटियोकस ने जवाब में लिखवाया कि हमारे यूनानी कानून में दार्शनिकों को खरीदना बेचना मना है। यह दिखाता है कि चीजों का व्यापार तो होता था, लेकिन ज्ञान को वस्तु नहीं समझा जाता था। बिंदुसार के समय में ही अशोक पहली बार एक प्रशासक के तौर पर सामने आए थे, है ना? जी, और यहीं से भविष्य की नींव पड़ी। तक्षशिला में एक बड़ा विद्रोह हुआ। बिंदुसार ने पहले अपने बड़े बेटे सुशीम को भेजा, पर वो नाकाम रहा। तब अशोक को भेजा गया। हाँ, तब अवंती के गवर्नर उनके छोटे बेटे अशोक को भेजा गया। अशोक ने न सिर्फ उस विद्रोह को दबाया, बल्कि इतनी क्रूरता और कुशलता से दबाया कि उनकी प्रशासनिक क्षमता पहली बार सबके सामने आ गई। ये एक तरह से उनका पहला ऑडिशन था, कह सकते हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध नाम पर, अशोक महान। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ। जैसा हमने बात की, राजा बनने से पहले वे अवंती के गवर्नर थे, जहां उन्हें प्रशासन का भरपूर अनुभव मिला। उनके सिंहासन पर बैठने की कहानी भी काफी नाटकीय है। बौद्ध ग्रंथों में एक किंवदंती है कि उन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक करवाया था। क्या ये बात सच हो सकती है? 99 भाई? इतिहासकार मानते हैं कि ये संख्या शायद बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। अच्छा। ताकि बाद में अशोक के हृदय परिवर्तन को और ज्यादा प्रभावशाली दिखाया जा सके। लेकिन ये बात तय है कि सिंहासन के लिए संघर्ष जरूर हुआ होगा। और फिर आया वो युद्ध जिसने अशोक को अशोक महान बना दिया, कलिंग युद्ध। ये युद्ध उनके राज्याभिषेक के 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग यानी आज का ओडिशा। युद्ध बहुत भयानक हुआ। कहा जाता है कि 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। जब अशोक ने युद्ध के बाद मैदान में लाशों के ढेर और रोते बिलखते लोगों को देखा तो उनका दिल दहल गया। उस विनाश ने उन्हें पूरी तरह बदल दिया। और यहीं से उनकी पूरी नीति बदल गई। भेरी घोष की जगह धम्म घोष। इसका क्या मतलब है? कल्पना कीजिए, जहां पहले युद्ध के नगाड़ों यानी भेरी घोष की गूंज होती थी, जो डर और हिंसा का प्रतीक थी, अशोक ने उसे धम्म घोष से बदल दिया। बिल्कुल, यानी नैतिकता और शांति की आवाज से। उन्होंने भविष्य में हथियार से नहीं बल्कि दिल से जीतने का फैसला किया। तो ये धम्म क्या था? क्या उन्होंने बौद्ध धर्म को राजधर्म बना दिया था? ये एक बहुत जरूरी बात है। अशोक ने बौद्ध गुरु उपगुप्त से दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया था, लेकिन यह उनका व्यक्तिगत धर्म था। उन्होंने कभी भी इसे साम्राज्य पर नहीं थोपा। अच्छा। उनका धम्म दरअसल सभी धर्मों की अच्छी बातों का सार था। ये एक नैतिक कोड था। बड़ों का आदर करो, अहिंसा का पालन करो, सच बोलो। मतलब एक यूनिवर्सल कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ बिल्कुल, ये कोई भी मान सकता था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और इस विचार को उन्होंने सिर्फ अपने तक नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया। जी, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को धम्म के संदेश के साथ श्रीलंका भेजा। और उनकी धार्मिक सहनशीलता का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि वे खुद बौद्ध होते हुए भी आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाएं बनवा रहे थे। सबसे कमाल की बात तो ये है कि वो अभिलेखों के जरिए अपनी जनता से सीधे बात करते थे। हाँ, ये उन्हें इतिहास में अनोखा बनाता है। वे भारत के पहले शासक थे जिन्होंने पत्थर पर अपने संदेश खुदवाकर अपनी प्रजा से सीधा संवाद किया। और ये आज भी मौजूद है। जी, जिन्हें पहली बार 1837 में जेम्स प्रिंसिप नाम के एक अंग्रेज विद्वान ने पढ़ा था।
उसी के बाद हम अशोक को सही मायने में समझ पाए। इन अभिलेखों में उनके नाम भी अलग अलग मिलते हैं। हाँ, ज्यादातर अभिलेखों में वे खुद को देवनाम प्रियदर्शी कहते हैं, यानी देवताओं का प्रिय। उनका असली नाम अशोक तो बस कुछ गिने चुने अभिलेखों जैसे मास्की और गुर्जरा में ही मिलता है, जिससे ये साबित हो गया कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। सही। और ये संदेश अलग अलग लिपियों में लिखा गया, ब्राह्मी, खरोष्ठी और साम्राज्य के किनारों पर यूनानी और अरामाइक में भी। उनके 14 प्रमुख शिलालेखों का भी जिक्र आता है। अब एक एक करके 14 बातें याद रखना तो मुश्किल है। क्या इनमें कोई पैटर्न है? बिल्कुल है। इन शिलालेखों को एक लिस्ट की तरह नहीं, बल्कि अशोक के एक बड़े प्रोजेक्ट की तरह देखना चाहिए। ये तो दिलचस्प है। कैसे? देखिए, पहले कुछ शिलालेखों में वे एक नई सामाजिक नैतिकता की नींव रखते हैं। पशु बलि पर रोक, इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल। फिर वे अपने प्रशासनिक सुधारों की बात करते हैं। अधिकारियों को हर 5 साल पर दौरा करने का आदेश देना और धम्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र नाम के नए अफसरों की नियुक्ति करना। और उनका व्यक्तिगत समर्पण वो भी दिखता है। छठे शिलालेख में वे कहते हैं, मैं चाहे भोजन कर रहा हूं या अपने महल में प्रजा के काम के लिए हर समय उपलब्ध हूं। यह एक राजा का अपनी जनता के प्रति अद्भुत समर्पण दिखाता है। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। हाँ, उसमें वे कलिंग युद्ध की भयावहता और अपने हृदय परिवर्तन की पूरी कहानी बताते हैं। तो ये एक पूरी कहानी है, समाज सुधार, प्रशासन और व्यक्तिगत बदलाव। इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए एक बहुत ही तगड़ा प्रशासनिक ढांचा भी रहा होगा। जाहिर है, और ये ढांचा हैरान करने वाला है। उनके पास हर काम के लिए एक विभाग और उसका प्रमुख अध्यक्ष था। जैसे सोचिए, सिक्के ढालने वाले लक्षणाध्यक्ष से लेकर सरकारी खेती देखने वाले सीताध्यक्ष तक, व्यापार पर टैक्स वसूलने के लिए शुल्काध्यक्ष और नापतौल की निगरानी के लिए पोताध्यक्ष। यानी हर चीज पर सरकार का नियंत्रण था। बिल्कुल। घोड़ों के लिए अश्वाध्यक्ष, हाथियों के लिए हस्ताध्यक्ष, कपड़ा उद्योग के लिए सूत्राध्यक्ष और खदानों के लिए आक्राध्यक्ष। ये आज के जमाने की तरह एक माइक्रो मैनेजमेंट का अद्भुत उदाहरण है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर अशोक अहिंसा को इतना मानते थे तो क्या उन्होंने सेना खत्म कर दी थी? ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। नहीं, अशोक ने सेना भंग नहीं की थी, बस उसका आक्रामक इस्तेमाल बंद कर दिया था। उनकी सेना बहुत विशाल थी, 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी। अच्छा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 3 तरह के युद्ध बताए हैं, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तुष्णी युद्ध। अशोक ने प्रकाश युद्ध बंद किया था, लेकिन साम्राज्य की रक्षा के लिए सेना जरूरी थी। और उस समय का समाज कैसा था? मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इसका काफी ब्यौरा दिया है। हाँ, उन्होंने भारतीय समाज को पेशे के आधार पर 7 वर्गों में बांटा था, जो जाति व्यवस्था से अलग था। इसमें दार्शनिक थे, सबसे बड़ी संख्या में किसान थे, फिर पशुपालक, व्यापारी, सैनिक, जासूस और मंत्री। इससे हमें उस समय की सामाजिक संरचना का अंदाजा लगता है। और वास्तुकला, मौर्यों ने अपने पीछे क्या छोड़ा? उनका योगदान बहुत बड़ा है। पटना के पास कुम्हरार में उनके विशाल लकड़ी के महल के अवशेष मिले हैं। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, जिसे मूल रूप से अशोक ने बनवाया था, आज भी दुनिया भर में मशहूर है। और सबसे बड़ी बात, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का सिंह स्तंभ। जी, सारनाथ का वो स्तंभ जिस पर 4 शेर बने हैं, वो अशोक ने ही बनवाया था। ये उनकी शांति और शक्ति का प्रतीक है और आज स्वतंत्र भारत की पहचान है। तो हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त ने तलवार के दम पर एक साम्राज्य बनाया, बिंदुसार ने उसे संभाले रखा और फिर अशोक ने उसे नैतिकता की एक नई दिशा देने की कोशिश की। बिल्कुल।